Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about maternal and fetal complication due to diabetes in pregnancy or complication due to pre-gestational diabetes. So please, if you have come here to gain knowledge, then watch the video till the end because I make you sure that this video is going to be definitely helpful for your exam as well as for your clinical practice. So let's get started. सबसे पहले हम हाई ब्लड शुगर की वजह से मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर ब्लड शुगर हाई है तो क्या होगा, सबसे पहले तो बेबी का साइज बड़ा हो जाएगा, मीन्स लार्ज बेबी का प्रॉब्लम आएगा। एंड अब इस लार्ज बेबी की वजह से डिलीवरी के टाइम में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या हो सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया, मीन्स जो बेबी का शोल्डर है ना वो फंस जाता है। एंड मोर चांस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, इंक्रीज चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन का चांस इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि मोर देन 4 kg का बेबी होता है तो सिजेरियन सेक्शन ही प्रीफर किया जाता है। एंड इंक्रीज चांस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, फोर्सेप्स एंड वैक्यूम का ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स यूज़ ज़्यादा होगा। एंड इंक्रीज बर्थ कैनाल इंजुरीज का भी चांस होता है। ठीक है, लार्ज बेबी की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में पेरिनियल टीयर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर लिक्विड ज़्यादा होगा, मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा। और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा तो उसकी वजह से कोरियो एमनियोनाइटिस का रिस्क बढ़ जाएगा। कोरियो एमनियोनाइटिस मीन्स कोरियोन एंड एमनियोन का जो लेयर होता है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, और इस जो कोरियो एमनियोनाइटिस है इसकी वजह से प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि परपेरल सेप्सिस, मीन्स डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है ना उस टाइम में इन्फेक्शन हो जाएगा। एक और एसोसिएशन है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी का जो कि है PIH या हाइपरटेंशन, एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 25% केसेस, मीन्स 25% जो डायबिटिक लेडीज़ हैं उनमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता ही है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि है कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड, दैट इज सडन इंट्रायूट्राइन डेथ एट द टर्म पे क्या होता है ना कि बेबी अचानक से डेथ पाया जाता है। ऐसे क्या होता है ना कि ब्लड शुगर तो इंसुलिन या डाइट से मैनेज करते रहने के बाद भी प्रेगनेंसी 37-38 वीक तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी सडन बेबी की मूवमेंट स्टॉप कर जाती है एंड USG कराने पे बेबी डेथ पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं ना, जैसे कि फीवर, मलेरिया या फिर कोई वायरल फीवर, हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर सिफिलिस की वजह से। बट सडन इंट्रायूट्राइन डेथ अगर MCQ में पूछा जाए देन फर्स्ट थिंक ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ओके, चाहे वो जेस्टेशनल हो या फिर प्री एग्जिस्टिंग हो, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लिकेशन सेम होता है। अगर हम कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ तो इसका सबसे कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मीन्स मदर का शुगर का कंट्रोल जो है वो ठीक नहीं है। सेकेंड हो सकता है फीटल लैक्टिक एसिडोसिस, बेबी में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन इंक्रीज कर गया हो। आपको पता है कि फीटस के अंदर जो ऑक्सीजनेशन कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही होगी तो उसमें क्या होगा, एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों का रीज़न क्या होता है, आखिर किस वजह से होता है फीटल लैक्टिक एसिडोसिस का फॉर्मेशन। तो इसका रीज़न होता है विलस इडिमा, जो विलाई है उसमें एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी का ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है एंड देन द फीटस लीडिंग टू सडन डेथ। नेक्स्ट क्या हो सकता है कॉज, मैटरनल कीटोएसिडोसिस या फिर हो सकता है डायबिटिक वास्कुलोपैथी। ठीक है, तो ये सारे कॉज हैं अनएक्सप्लेन्ड फीटल डेथ का। नाउ एक होता है फीटल कॉम्प्लिकेशन एंड दूसरा होता है नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन। तो मदर को डायबिटीज़ की वजह से बेबी में क्या हो सकता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी हाई शुगर क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा जाएगा एंड डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो हाई शुगर सप्लाई जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फीटस का जो पैनक्रियाज होता है उन सारे शुगर को यूटिलाइज करके टू मच इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बेबी ओवरवेट हो जाता है एंड जिसको हम लार्ज बेबी कहते हैं, या फिर मोर देन 4 kg का हो जाता है जिसको हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। तो जब इस बेबी को डिलीवरी के बाद उतना शुगर नहीं मिलता है जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में मिल रहा होता है, और आफ्टर बर्थ कोई भी बेबी ओनली ब्रेस्ट फीडिंग से अपनी शुगर की इतनी डिमांड जल्दी पूरी नहीं कर पाएगा ना।
एंड वह जल्दी से ही हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, ठीक है। सी बेबी के बॉडी में इंसुलिन का लेवल तो हाई है क्योंकि पैनक्रियाज बड़ा हो चुका है एंड वह बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है, इसलिए बर्थ के बाद सडन हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। सी यार, मदर का शुगर लेवल इंक्रीज है तो वो ज़्यादा शुगर बेबी को पहुंचेगा एंड बेबी को ज़्यादा शुगर पहुंचेगा तो फीटस क्या हो जाएगा, हैज हेल्दी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का लार्ज हो जाएगा विच मेक्स इंक्रीज इंसुलिन, जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा टू मेटाबोलाइज दिस शुगर, जो शुगर सप्लाई जा रहा है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ फैक्टर, बेबी जो इनलार्ज होता है विच लीड्स टू मैक्रोसोमिया, इसकी वजह से बेबी बहुत बड़ा हो जाता है। एंड व्हेन बेबी इज बॉर्न, और जब बेबी ये बॉर्न होता है, जन्म होता है इसका, तो इंक्रीज इंसुलिन इन बेबी, बेबी में इंसुलिन का लेवल हाई होता है एंड शुगर सप्लाई फिर नहीं मिल रहा होता है उसको, तो लीड्स टू हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, नेक्स्ट हो सकता है नियोनेट को प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या हो जाता है, ठीक है। तो नियोनेट को होता है हाइपोग्लाइसेमिया, अभी तक तो देख लिया आपने, सॉरी, नियोनेट को तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फीटस को क्या प्रॉब्लम होता है, तो मैटरनल हाई शुगर की वजह से फीटस को इंट्रायूट्राइन जो लाइफ होता है ना, उसमें कभी भी हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है। फीटस को हाई शुगर की तो आदत होती है, तो हाई शुगर की वजह से फीटस का पैनक्रियाज इंक्रीज कर गया है एंड या टू मच ऑफ इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो फीटस में बीटा सेल पैनक्रिएटिक हाइपरप्लेसिया होता है। ओके, there is beta cell pancreatic hyperplasia in the fetus due to increased blood sugar in mother circulation, ठीक है। let's see other neonatal problem जो कि हो सकता है हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मीन्स क्या होता है ना कि हाई शुगर की वजह से बोन मैरो एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा करता है। एरिथ्रोपोइसिस कहने का सेंस है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, ठीक है, एंड आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसी को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। सो जिस बेबी में पॉलीसाइथेमिया होगा उसका रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मोर रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन लीड्स टू मोर इंक्रीज इन बिलीरुबिन लेवल, तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया भी देखने को मिलता है। तो ये सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स नियोनेट में हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी द एनोमलीज ऑफ नियोनेट्स। ओके, आई हैव ऑलरेडी क्लियर इट कि एनोमलीज प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ और ओवर डायबिटिक मदर के ही बेबी को होती है। तो एनोमलीज में बेबी को क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम होता है कार्डियक ग्रुप का, तो मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ एनोमलीज जो होगा वो क्या होगा, कार्डियक ग्रुप का, ठीक है। अब कार्डियक में सबसे ज़्यादा कौन सा हो सकता है एनोमलीज, तो कार्डियक में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है कार्डियक ग्रुप में वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और आर्टरी, मीन्स इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा होता है ना उसका इंसर्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन भी है एंड मोस्ट स्पेसिफिक भी है। नेक्स्ट क्या हो सकता है प्रॉब्लम कार्डियक डिफेक्ट में, तो ये हो सकता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर हो सकता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, बट मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ओके, दूसरी एनोमलीज भी हो सकती है जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, एनएनसेफेली होता है, स्पाइनल बाइफिडा होता है, फेशियल डिफेक्ट होता है जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप। ओके, बट आपसे अगर पूछा जाए कि जो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या फिर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो उसमें सबसे कॉमन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कौन सा है, तो वो होगा सैक्रल एजिनेसिस, या फिर इसको बोलते हैं हम कॉर्डल रिग्रेशन। इसमें क्या होता है ना कि सैक्रम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, कॉर्डल पोल जो है बेबी का इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। So, most specific structural defect which can happen when a mother has diabetes, that is sacral agenesis or caudal regression. Okay, but ये most specific तो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, लेकिन ये रेयर भी है। ओके, ठीक है। In the next video, we will discuss about management of diabetes in pregnancy. So, if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos will reach you first. Okay, thank you.